हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी पीवाईक्यू एक नज़र में हम 2018 का प्रश्न आज कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको समाप्त करते हैं क्योंकि 2025 तक हम कराने के बाद क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस हमको लाना है। इसलिए हमारा अगला जो है उद्देश्य डिटेल एनालिसिस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद आप लोग अगर चाहोगे तो 1979 से 2025 तक के MCQ बेस्ड प्रश्न बना दूंगा सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और आपको एक मैं सजेशन दूंगा कि एक आप कोई टेस्ट सीरीज अगर चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मतलब खुद लेकर के कहीं से अगर मिल जाए तो उसको करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करिए, ठीक, प्रश्नों की। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो प्रश्नों से पहले हमको जो है सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखोगे तो उससे क्या होगा कि हमारी भूमिका तैयार होती है कि हमको पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए हमको सिलेबस देखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा हमको डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो मेंस की तरफ मूव करते हैं। तो मेंस में आप जैसे जीएस फर्स्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको आखिरी के 3 पॉइंट दिखाएंगे, 10, 11, 12। इनको आप अच्छे से देख लेना। देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ तो वीडियो हो जाता लंबा। इससे पहले भी पॉलिटी का वीडियो लाया, थोड़ा सा जाकर मैं डिस्कस करने लगा, वीडियो लंबा हो गया। तो मुझे ये लगा कि मैं वैसे भी डिटेल एनालिसिस लेकर के आऊँगा तो चीज़ों को वैसे विस्तार से बताऊँगा, लेकिन कुछ होता है कि मन मानता नहीं है कि लगता है बता ही दो। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे जो है टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है इसको देख करके पढ़ लेना, मतलब पॉज करके, क्योंकि सिलेबस आपको बार बार देखना है और पीवाईक्यू का अध्ययन करना है। अब पीवाईक्यू किस लिए महत्वपूर्ण है ये सब पिछले वीडियो में बता रखा है। तो हम सीधे चलते हैं। यहाँ पर हम केवल पीवाईक्यू को एक नज़र में देखेंगे, उसी में हम आपको थीम बताते जाएंगे कि ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस रिवीजन होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कह दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमको एक पीवाईक्यू की नज़र में देखना है और थीम रिपीट करना है और प्रकृति को थोड़ा बहुत समझना है, ठीक। तो यहाँ पर सही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न को पढ़ना है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब ज्वालामुखी टॉपिक आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। तो एक टॉपिक आपको आज जाके ज्वालामुखी पढ़ना है। मैं जैसा बता रहा हूँ अगर आप ऐसा कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ दिखाई देगा। यही थीम बार बार रिपीट भी होती हैं। फिर आप मत कहना कि बाद में जो है कि सर आपकी बातें मान लेता तो फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है दूसरा टॉपिक भी इसी टाइप से, तीसरा भी है, तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन इसको हम डिटेल एनालिसिस पर विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर क्या है कि आपको टॉपिक बता रहे हैं, आप टॉपिक को रिवीजन करिए जा करके, मतलब पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जो क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं, समाचारों में उल्लिखित होते हैं, वो देश कौन कौन से हैं, मतलब ये स्थान कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से देशों में ये क्षेत्र हैं। तो ये देखिए, ये पहली बात तो ये जो मैपिंग के सवाल हैं ये अक्सर जो है मैपिंग बेस्ड, मतलब कि न्यूज़पेपर बेस्ड होते हैं। मतलब न्यूज़ में अगर चल रहे होते हैं तो इनसे सवाल बनने की संभावना रहती है। लेकिन आप फिर भी मोटा मोटा उत्तरी अमेरिका से उठाइए, उत्तरी अमेरिका से सवाल, मतलब मैपिंग को उठाइए और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका होते हुए फिर इधर आ जाइए, अफ्रीका आ जाइए। तो अफ्रीका होते हुए अफ्रीका, यूरोप होते हुए एशिया में आ जाइए। तो ऐसे आप जो है पूरा जो है मेन क्षेत्रों को देखते हुए चले जाइए। फिर आप जो चर्चा में है फिर उसको आप जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हैं उसमें जो चर्चा में है उसको आप जो है देख लीजिए, तो आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैपिंग आपको देखनी जा करके, ठीक। तो आज आप जो है मैपिंग देख लीजिए उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका की केवल देख लीजिए जाकर, फिर कल दक्षिणी अमेरिका की देख लीजिएगा। ऐसे आपको देखना है, ठीक। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। इसका मतलब दिल्ली जिस देशांतर पर स्थित है उसके, जैसे मान लो दिल्ली है, ये आपने देशांतर खींच दी। अब दिल्ली मान लो यहाँ पर है तो दिल्ली के सबसे नज़दीक के देशांतर, मान लो कि दिल्ली यहाँ मान लो, इसके देशांतर के सबसे समीप में देशांतर में कौन सी, मतलब कि ये राजधानियाँ इधर, मतलब कि ये क्षेत्र है बेंगलुरु, नागपुर, पुणे, तो कौन सा नज़दीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि जैसे आप देखोगे तो ये जाकर के आप इसको देखिए। ऐसे ही आप भारत की जो राजधानियाँ हैं उनको देख लीजिए मुख्य, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है तो उसके आसपास देख लीजिए कि हो सकता है कि लखनऊ के आसपास का बोल दे अगली बार, हाँ। इसी तरह से और भी देखते रहिए। मेन फोकस कोई नदी है या कोई बड़ा ऐसा शहर है उसके बारे में देख लीजिए। तो यूपीएससी ऐसे अगली बार क्वेश्चन बना सकता है। जैसे दिल्ली भी बनाया तो हो सकता है मुंबई भी बना दे, अक्षांश भी बना दे। तो ऐसे आपको थोड़ा सा देखना है चौतरफा, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। फिर क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, मतलब इसका मतलब मानव निर्मित झील है। अब इनमें से कौन सी है, ये तो फैक्चुअल सवाल हो गया। इसका मतलब झीलों को आपको देखना है। तो नदी, नाले, झील वगैरह जब आप देखते हो तो इनको उसी में इसको भी इंक्लूड करिए, झीलों को देखिए भारत की। फिर क्या कह रहा है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको नीचे देखना ही है,
भारत में प्रकाश वोल्टी इकाइयों के प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये देखिए चर्चा में रहता है तो पूछने की संभावना बनी रहती है। उस समय सौर ऊर्जा सोलर अलायंस बन रहा था तो यूपीएससी उससे सवाल आपसे पूछ लिया। इसी तरह आपको न्यूज़ में दिमाग लगा के रखना है कि न्यूज़ में ये चीज़ें बन जाएंगी। अब इनको उठा के मैं एनवायरमेंट में भी रख देता तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता है ना, मतलब ये सेक्शन बदल देता, एनवायरमेंट में रख देता तो एनवायरमेंट में भी इसकी चर्चा हो सकती थी। फिर सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपको करंट पे ध्यान रखना है कि जो ज्योग्राफी की करंट है उस पर यूपीएससी सवाल बना सकता है। और सीधे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सालों में उत्क्रमित मतलब बदलता रहता है। इसका मतलब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? भूगर्भिक कालक्रम पढ़ना है। भूगर्भिक कालक्रम मैं टॉपिक बताता जाऊंगा, थीम है ये भूगर्भिक कालक्रम। इसी को जोड़ दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जोड़ दिया है। 3-4 टॉपिक पढ़ोगे ना तो यूपीएससी उससे मिला के पूछ लेता है, ठीक है, उसी को जोड़ते हुए पूछा है। तो आप पृथ्वी पर 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, मैं इनको बताऊंगा बाद में कैसे सवाल किया जाता है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ऐसा है क्या? बताना कमेंट में। तो ऐसे आपको भूगर्भिक कालक्रम पहले आपको देखिए जो है सिलेबस अच्छे से तैयार करना है, फिर उसके बाद हम लोग जब डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो उसमें हम हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे, अपने नॉलेज से भी सॉल्व करना बताएंगे, कॉमन सेंस से भी बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड से भी बताएंगे। हाँ, फिर चलते हैं अगला प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। अब आपको खनिज संसाधन जो होते हैं, खनिज संसाधन ये टॉपिक है और राज्यों में वितरण इनका, भारतीय राज्यों में वितरण। जब आप राज्यों में वितरण ये आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ जब आप विश्व की मैपिंग कर रहे होगे तो वहीं पर मुख्य खनिज संसाधन मिले तो उसके आसपास कौन सी इंडस्ट्री डेवलप हुई तो आपको पढ़ते पढ़ते नजर आ जाएगी जब आप पढ़ोगे तो वैसे ही आपका वो भी तैयार हो जाएगा। तो आपको ये पहले पढ़ना है। फिर राजस्थान में लोहे या इसकी खदानें मिलती है, ये आप देख लोगे तो इससे देखिए ये सवाल सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। भले आपका पहला वाला ना है लेकिन दूसरा तीसरा आपको अगर कंफर्म है तो आप प्रश्न को हल करने की स्थिति में हो जाओगे, ठीक है। चलते हैं सीधे। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल एनालिसिस बेटा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा मजबूरी समझिएगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इनको कंप्लीट करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। आप मेरे मुताबिक अगर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो मैं फिर आगे जो है डिटेल एनालिसिस बहुत तेजी से करवा दूंगा आपका। फिर उसके बाद मुझे मार्च के बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करानी है आपकी। 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन मुझे जो सॉल्व कराना है, तो 10,000 प्रश्न कैसे सॉल्व कराऊंगा जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करा दूंगा बताइए आप। तो आप मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर कैसे हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरेगा। तो ऐसे आप करोगे तो बहुत जल्दी आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। इसका मतलब प्रवाल भित्ति एनवायरमेंट में भी आप जाके पढ़ सकते हो। देखिए बहुत सारे सवाल जो होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको किसी एक जीएस के सब्जेक्ट में डाल पाना थोड़ा असंभव होता है कि इसको मैं ज्योग्राफी में डालूं कि एनवायरमेंट में डालूं, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, उससे बिल्कुल परेशान मत होना। तो ऐसे सवालों में जाकर के आपको प्रवाल भित्ति अच्छे से पढ़ना है, ठीक, प्रवाल भित्ति पढ़ना है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्यों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं, ठीक है। तो आपको जो है प्रवाल भित्तियाँ अच्छे से पढ़ना है, उनका वितरण पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं परसेंटेज नहीं लिखा लेकिन कहाँ अधिक है कहाँ कम है वो पढ़ते हुए आपको आ जाएगा। तो ऐसे सवाल यूपीएससी मोटा मोटा आपसे पूछना चाहता है, मतलब आपका नॉलेज चेक करता है, मतलब एक तरीके से समान समझ चेक करता है कि आपकी समान समझ कैसी है, कि आप ऐसा नहीं हर चीज़ को रटते तो नहीं है। तो इस तरह से आप करोगे तो बेटा बहुत जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा सिलेबस तैयार हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत बिल्डअप हो जाएगा। प्रैक्टिस हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, आप लोग कमेंट में बताना कि प्रैक्टिस कराऊँ कि ना कराऊँ, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।